हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे जीके के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए हम लोग देखते हैं 5 प्रश्नों को। इनमें से पहला प्रश्न है, कोशिका का आत्मघाती थैला किसे कहते हैं? सुसाइड बैग ऑफ सेल किसे कहा जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा है लाइसोसोम। सी आपका है राइबोसोम। डी केंद्रक। इनका आप उत्तर बताएं। तो इसका सही जवाब है सुसाइड बैग ऑफ सेल, आत्मघाती थैला, लाइसोसोम को कहते हैं। लाइसोसोम को हम कोशिका का आत्मघाती थैला कहते हैं। ए ऑप्शन में है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल को कहते हैं। आइए इसको ऐसे समझते हैं, जैसे हम लोग अपने घरों में खाना किचन में बनाते हैं, उसी ढंग से पेड़ पौधा भी अपना खाना एक विशेष स्थान पे बनाते हैं जिसका नाम है उस जगह का माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल या पेड़ पौधे का किचन भी कहा जाता है। सी है राइबोसोम। राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, यानी प्रोटीन का निर्माण जो होता है कोशिका में वो राइबोसोम में होता है। प्रोटीन की फैक्ट्री हम लोग राइबोसोम को कहते हैं। और केंद्रक तो बहुत सारे कोशिकाओं में पाया जाता है, कुछ ऐसी कोशिका है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो ऐसी कोशिका का आप नाम कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। आइए इसका वर्णन हम लोग देख लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग अभी देखें, इसका सही उत्तर था लाइसोसोम। आखिर ये कोशिका को आत्मघाती थैली लाइसोसोम को क्यों कहते हैं? तो लाइसोसोम में एक पाचक रस होता है। जब लाइसोसोम फट जाता है तो उसमें से एक डाइजेस्टिव एंजाइम निकलता है। वो एंजाइम कोशिका को डाइजेस्ट कर देता है, पचा जाता है। आप ऐसे समझो। आखिर ऐसा होता क्यों है? तो कुछ कोशिकाएं जो डैमेज हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है या बूढ़ी हो जाती है, तो ऐसी कोशिकाओं को फिनिश करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। ऐसी कोशिकाओं को हटाना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसका हटाने में मेन रोल लाइसोसोम का होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को दुगना कर दिया जाए, यानी प्रतिरोध को डबल दोगुना कर दिया जाए, तो वोल्टता और धारा के संबंध में ओम का नियम यानी V इज इक्वल टू IR जो होता है, ओम का नियम, विभवांतर बराबर विद्युत धारा गुने प्रतिरोध, क्या दर्शाता है? आपका जो 4 ऑप्शन है, तो उनमें से पहला ऑप्शन है धारा आधी हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन धारा 4 गुनी हो जाएगी। सी है धारा भी दोगुनी हो जाएगी। डी धारा अपरिवर्तित रहेगी। इनमें से कौन उत्तर होगा? तो इसका जो सही उत्तर है धारा आधी हो जाएगी। धारा आधी हो जाएगी, ए है इसका सही उत्तर। आइए हम लोग सबसे पहले प्रश्न को एक बार और फिर से ठीक ढंग से समझ लेते। यदि किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को दुगना कर दिया जाए। प्रतिरोध कहने का मतलब है बैरियर, रुकावट। बिजली के तारों में बहुत सारा रुकावट होता है, उसी को प्रतिरोध कहा जाता है। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं।
मान लीजिए नदी बह रही है, नदी का जो जल है वो विद्युत धारा है, और उसका प्रतिरोध जो नदी में नीचे तलवे में, नदी के तलहटी में, बेसमेंट में जो मिट्टी कंक्रीट वगैरह जम जाता है वो नदी की धारा को रोकता है। नदी की धारा को रोकता है, उसी को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। यानी कहने का ये मतलब है कि विद्युत परिपथ में, बिजली के तार में जो मटेरियल होता है, जो पदार्थ विद्युत धारा को रोकता है, उसे हम लोग प्रतिरोध कहेंगे। अब सीधी सी बात है, अगर नदी में मलबा अधिक होगा तो विद्युत धारा का बहाव कम होगा। अगर मलबा कम होगा अगर नदी में मलबा अधिक होगा, मिट्टी अधिक होगा, तो जल का बहाव कम होगा। अगर नदी में मिट्टी या गाद कम होगा तो जल का बहाव अधिक होगा, और यदि गाद अधिक होगा तो जल का बहाव कम होगा। यानी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती इसको हम कह सकते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि विद्युत धारा अगर बढ़ेगा तो प्रतिरोध को घटना पड़ेगा, और यदि प्रतिरोध बढ़ता है तो विद्युत धारा को घटना पड़ेगा। विद्युत धारा और प्रतिरोध दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। अगर विद्युत धारा बढ़ता है तो प्रतिरोध कम होगा, अगर प्रतिरोध कम होगा तो विद्युत धारा बढ़ेगा। तो स्वाभाविक है, अगर दोगुना हो जाता है प्रतिरोध, तो मैंने जैसा कि बताया, आप अनुमान से भी इसका सही जवाब दे सकते हैं। अगर प्रतिरोध दुगना हो रहा है, यानी रुकावट बढ़ रहा है, तो जो नदी का धारा है उसको कम होना पड़ेगा, नदी का धारा सीधे कम हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए। इसका सही जवाब ए होगा। आइए तो हम लोग ए में टिक कर देते हैं, ए होगा इसका सही जवाब। ओम का नियम, अब आइए एक बार थोड़ा ओम का नियम समझ लेते हैं। ओम का नियम का जो सूत्र होता है वो होता है V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर होता है, ओम का ये नियम है। तो V इज इक्वल टू एक मिनट, V इज इक्वल टू आई आर। तो भी पहले फर्स्ट कंडीशन में इसका जो डेफिनेशन है उससे भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आई, यानी विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है। और प्रोपोर्शनलिटी का जब सिंबल हम लोग हटाते हैं तो इसके बदले में एक नियतांक देते हैं, कांस्टेंट, जिसको हम लोग आर कहते हैं, और आई साथ में इनटू में रह जाता है, और यही बन जाता है भी इज इक्वल टू आई आर। अब हम लोग इस प्रश्न को समझते हैं कि वो आधा कैसे हुआ। तो आइए इसके लिए देखते हैं, इसको थोड़ा इरेज कर दें, इरेज करके उसके बाद हम लोग देखें। जब v इज इक्वल टू आई आर है तो ऑब्वियसली I इज इक्वल टू वी बाई आर होगा, और यदि v बाई आर को हम लोग k मान लेते हैं, अब दूसरे कब है ये, जब प्रतिरोध R है। अब प्रश्न में कहता है कि प्रतिरोध को दुगना कर दिया जाता है, तब तो I इज इक्वल टू वी बाई आर होगा, 2R, सॉरी, I इज इक्वल टू वी बाई 2R होगा। और ये जो आपका V बाई आर है ये K है, तो K ऊपर रह जाएगा और 2 नीचे हो जाएगा। यानी फर्स्ट कंडीशन में I इज इक्वल टू K आ रहा है,
सेकेंड कंडीशन में कह रहा है कि जब प्रतिरोध दुगना कर देंगे तो उस कंडीशन में जो आई है K/2 आ रहा है, यानी आपका विद्युत धारा आधा हो गया। इसीलिए हम लोगों का उत्तर ए सही होगा। आइए हम लोग विद्युत धारा को देख लेते हैं। और विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है, इंटरनेशनल यूनिट है, वो है एम्पियर। विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर में मापते हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को। अक्सर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इसको पूछा जाता है। ओम के नियम में V इज इक्वल टू, हम लोग देखेंगे इसको, V इज इक्वल टू IR होता है। तो R नियतांक है, V विभवांतर है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। दो चीज आपको आएगा, एक तो आएगा विभव, पहला विभव, और दूसरा आएगा विभवांतर। इसको थोड़ा इरेज करते हैं। विभव और विभवांतर, अंग्रेजी में इसे हम लोग पोटेंशियल कहते हैं और इसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो अंग्रेजी में तो क्लियर पता चल जाता है, हिंदी में भी पता चल रहा है। विभव कहने का मतलब है, डेफिनेशन भी इसका अगर 9th क्लास का बुक उठाएंगे तो मिल जाएगा वहां पर। विभव का डेफिनेशन है एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, तो उस बिंदु पर जो कार्य होता है उसे हम लोग उस बिंदु पर विभव कहते हैं। और विभवांतर होता है दो विभव के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। यानी विभव एक बिंदु पर होता है, चूंकि विभवांतर क्या है, दो विभव के बीच के अंतर को, यानी डिफरेंस को, माइनस को कहेंगे। ध्यान रखिएगा, माइन्योर डिफरेंस है दोनों में। विभव एक बिंदु पर होता है और विभवांतर दो विभव के बीच का अंतर है, और दोनों का ही मात्रक वोल्ट है। मात्रक दोनों का सेम है, वोल्ट होता है। दोनों का मात्रक वोल्ट होगा, VOLT, वोल्ट। अक्सर ये परीक्षा में पूछा जाता है। विभव का मात्रक और विभवांतर दोनों का मात्रक वोल्ट है, लेकिन विभव एक बिंदु पर होता है और विभवांतर दो विभव के बीच के अंतर को हम लोग विभवांतर कहते हैं। यानी विभवांतर अगर हम कभी कह दें तो दो विभव के बीच का अंतर होगा। मान लीजिए कि पहला विभव V1 है और दूसरा V2 है। विभवांतर क्या V2 है, तो विभवांतर क्या होगा, V1 माइनस V2 बराबर V लिख सकते हैं। यानी आप V2 माइनस V1 बराबर भी V लिख सकते हैं, ऑल द सेम, एक ही बात है। दो बिंदुओं के बीच विभव में अंतर को हम लोग विभवांतर कहते हैं। इसका भी ऐसा यूनिट, दोनों का ऐसा यूनिट, विभव और विभवांतर का वोल्ट होता है। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक, यह भी अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, ओम। ऐसे इसका सिंबल देखेंगे, हिंदी में इसको ऐसे लिख दिया जाता है, ओम। और वहीं प्रतिरोधकता एक होता है, ध्यान रखेंगे इसको। प्रतिरोध अलग है और प्रतिरोधकता अलग है। प्रतिरोध अलग है और एक होता है प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, ये अलग है। तो ध्यान रखेंगे, प्रतिरोधकता दोनों अलग अलग चीज है। प्रतिरोध अलग है और प्रतिरोधकता अलग है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, लेकिन वही प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। प्रतिरोध का है और प्रतिरोधकता का आपका होगा ओम मीटर। ऐसे स्मॉल m लिख देते हैं।
और विद्युत धारा का तो मैंने बता दिया है। ओम के नियम में याद रखेंगे एक चीज, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि क्या नियतांक रहता है, तो ध्यान रखिएगा इसमें तापमान नियतांक रहता है। ओम के नियम में तापमान और प्रतिरोध आर का वैल्यू। चूंकि यार ओम के नियम के प्रैक्टिकल में एक नाइक्रोम का वायर लिया जाता है, ध्यान रखेंगे ओम साहब जब ये प्रैक्टिकल किए थे तो वो नाइक्रोम का तार लिए थे, और तार बदल दीजिएगा तो मटेरियल बदलते ही प्रतिरोध आपका बदल जाएगा। तो याद रखेंगे ओम के नियम में प्रतिरोध और तापमान, जो आसपास के या रूम का टेम्परेचर है जहां आप रिसर्च कर रहे हैं, तो उसका तापमान नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो बदलना नहीं है। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है, पौधों में जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? मेन वर्क ऑफ जाइलम। पौधों में जाइलम का मुख्य कार्य है, ऐसे इसे जल संवही उत्तक भी कहते हैं। जल का ये संवहन करता है, यानी जल को पेड़ पौधे में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का जो काम है वो जाइलम का है। जाइलम की जवाबदेही है। पानी पहुंचाएगा कहाँ से भाई? तो जड़ से। जड़ से वो बहुत सारा पोर्स होता है जड़ में, पतला पतला रेशा धागे जैसा। अब कभी पौधे को या पेड़ पौधे को उखाड़े होंगे तो देखे होंगे कि बहुत महीन महीन धागे के जैसा पोर्स उसको कहते हैं। तो मिट्टी से जो भी पोषक तत्व है और जल है उसका अवशोषण करने का कार्य यही पोर्स करता है। मेन वर्क इसका यही है। मोटे वाले जड़ का तो काम है बस मिट्टी पकड़ के पेड़ पौधे को खड़ा रखना, यही काम है उसका। मेन काम मोटे वाले जड़ का यही है, मिट्टी पकड़ के रखता है, पेड़ को खड़ा रखता है। असली वर्क जो महीन वाले धागे जैसा होता है उसका है। तो जाइलम एक उत्तक है। उत्तक किसे कहते हैं? ध्यान रखेंगे जाइलम उत्तक है। प्रश्न में लिखा हुआ नहीं है। जाइलम एक तो आपका होता है सेल एंड टिश्यू। सेल अलग है और टिश्यू अलग है। तो टिश्यू कहने का मतलब है ये उत्तक है जाइलम। कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। तो जाइलम का काम है जल को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाना। और कभी कभी देखे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, बहुत सारे एग्जाम्स में, कि पूछ देता है कि जल जाइलम का जो प्रवाह का दिशा क्या होता है। तो याद रखेंगे जल जड़ से जाता है और खाना बनता है वहां जल जाता है पेड़ पौधे में, और भी स्थान में जाता है। तो पत्ती में खाना बनता है। खाना पेड़ पौधे में क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है और वहीं खाना बनता है। पेड़ पौधा का पावर हाउस इसी को कहते हैं। जैसे मनुष्य का पावर हाउस या जीव का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया है, उसी तरह पेड़ पौधे का पावर हाउस क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। यह भी परीक्षा में पूछा जाता है कि क्लोरोफिल कहाँ होता है। तो पत्ती 9 ऑप्शन देके क्लोरोप्लास्ट दे देगा आपको। अगर आप पत्ती पढ़े हैं तो कंफ्यूज हो जाइएगा कि पत्ती तो कहीं दिख नहीं रहा है, 4 ऑप्शन दे दिया है, लगता है कि गलत ऑप्शन है। तो ध्यान रखेंगे क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है? तो पत्ती में ही होता है। तो जल को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का कार्य जाइलम का है, और इसका प्रवाह प्रायः, देखिए हमेशा मैं नहीं कहूँगा लेकिन प्रायः ज़्यादातर ऊपर की ओर होता है। प्रायः इसका जो प्रवाह होता है वो ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर। जल तो नीचे से ऊपर की ओर ही जाएगा। अब आ जाते हैं फ्लोएम। जब जाइलम की चर्चा हो रही है तो फ्लोएम का इसका सही जो जवाब होगा, जल का जो सही कार्य है, ये जाइलम का जो कार्य है जल और खनिजों का परिवहन। आप कहिएगा खनिज आ गया, तो हाँ, जल में ही बहुत सारे खनिज घुला होता है।
पेड़ पौधा अगर मान लिया जाए उसको आयरन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, तो ऐसा थोड़े है कि वो स्टोन के फॉर्म में ले जाएगा, वो लिक्विड फॉर्म में ले जाएगा। और लिक्विड कहाँ लिक्विड फॉर्म में ले जाएगा, और लिक्विड कहाँ घुला हुआ रहेगा। या मान लिया जाए कि फास्फोरस सॉलिड ही है मिट्टी में, तो उसको जल के माध्यम से ही ले जाएगा। तो जल और खनिज लवण का जो परिवहन होता है जाइलम द्वारा होता है। अब कार्य फ्लोएम का, तो फ्लोएम का काम है भाई खाना पहुंचाना। ग्लूकोज के रूप में जो भोजन बनता है पेड़ पौधे में, वो पत्ती में बनता है। मैंने अभी बताया कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। पेड़ पौधे का पावर हाउस हम लोग वो क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं, जहाँ खाना बनता है। और पत्ती में ही स्टोमाटा होता है, पत्ती में छिद्र होता है ऑक्सीजन छोड़ने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने के लिए। तो पत्ती में जो छिद्र होता है उसी को हम लोग ये स्टोमाटा या रंध्र कहते हैं, स्टोमाटा या रंध्र कहते हैं। तो भोजन का परिवहन ऑब्वियसली बात है, भोजन जड़ को भी चाहिए और पत्ती को भी चाहिए। तो भोजन जो पत्ती में बनता है, या बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधा हैं जिसके ब्रांचेस के बाहरी भाग ब्रांचेस में भी कभी कभी देखा गया है, कुछ ऐसे पौधे या पेड़ हैं जिसके ब्रांचेस में भी भोजन बनता है, लेकिन प्रायः पत्ती में बनता है, प्रायः अधिकांश पत्ती में ही बनता है। तो भोजन तो सभी दिशा में जाएगा। इसीलिए जो फ्लोएम का प्रवाह है वो यूनी डायरेक्शनल है, द्विदिशीय है, दोनों दिशा में है। ऊपर भी जाएगा भोजन और नीचे भी, जैसा कि मैंने आगे चित्र में आपको दिखाया है। आप देख लीजिए इसको। आगे एक मैंने डायग्राम ले लिया है। आपका ग्रीन वाला जो है वो जाइलम है, और उसके बाद वो आपको दूसरे कलर में दिख रहा है वो फ्लोएम है। तो जाइलम में आप देखेंगे कि डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, एरो ऊपर की तरफ बना हुआ है। और वहीं फ्लोएम में देखेंगे कि आपका एरो ऊपर गया है और नीचे भी है, और आप एक छिद्र देख रहे होंगे, नली। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, आप देखिए एक नली दिख रहा होगा फ्लोएम में, वो चालनी नालिका है। चालनी नलिका चलनी के जैसा होता है, ठीक है, वो चालनी नालिका कहते हैं। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कि चालनी नालिका पेड़ पौधे में कहाँ होता है, तो आप हमेशा इसका उत्तर देंगे फ्लोएम। चालनी नालिका जो होता है वो फ्लोएम में होता है। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह किस स्थान से शुरू किया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है चंपारण, और चंपारण अपने बिहार में है। चंपारण बिहार में है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। चंपारण बिहार में है। आइए, चंपारण में 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी, और हाँ एक बात और है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। चंपारण में जब वो आए थे तो वो पटना उतरे थे, पटना रेलवे स्टेशन पे, और उसके बाद वो चंपारण गए थे मोतिहारी, फिर वहाँ मोतिहारी रेलवे स्टेशन पे गए थे। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। गांधी भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन था। हाँ, ये चंपारण में क्या था भाई, क्यों आए थे। तो चंपारण में तिनकठिया प्रणाली था। तिनकठिया प्रणाली क्या है, अंग्रेजों का जबरन कहना था कि 1 बीघा में बिहार में, और भी राज्य में, लेकिन बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, 1 बीघा में 20 कट्ठा जमीन होता है। 20 कट्ठा, और 1 कट्ठा में 1331.25 स्क्वायर मीटर जमीन होता है। 1 कट्ठा में 1361.25 वर्ग मीटर
वर्ग फुट जमीन होता है, सॉरी वर्ग मीटर हम कह रहे थे, वर्ग फुट। देखिए ध्यान से, इसको हम लिख देते हैं। एक कट्ठा में, एक कट्ठा में 1361.25 वर्ग फुट होता है। ध्यान रखेंगे, वर्ग फुट होना है, यूनिट जो है वर्ग फुट है। और एक बीघा में 20 कट्ठा। तो अंग्रेजों का कहना था कि तुम एक बीघा जमीन में, एक बीघा अगर जमीन में फसल बोते हो तो उसमें से 3 कट्ठे में तुम्हें नील की बुआई करना है। अब मन में सवाल उठ रहा होगा, फिर तो परेशानी क्या था, 3 कट्ठा में नील बो देता, अंग्रेज की बात मान लेता। तो परेशानी यहाँ था कि कुछ फसल बो लेने पर 2-4 साल या 10 साल तक नील की बुआई कर लेने पर, जिस भूमि पर नील की बुआई की जाती थी वो भूमि पूरी तरह से बंजर हो जाता था। फिर आगे आप उसमें किसी तरह का कोई फसल नहीं उपजा सकते थे, और इससे किसान डरते थे। पहली बात। दूसरी बात ये था कि अंग्रेज नील की खेती तो करवा लेते थे, लेकिन जब नील तैयार हो जाता था तो उसे औने पौने भाव में, कहने का मतलब है कि बहुत कम भाव में, किसानों का पूंजी भी नहीं निकल पाता था, और उस नील को खरीद लेते थे या बिचौलिए से खरीदवा लेते थे उसे। इस तरह से किसानों को दुगना मार झेलना पड़ता था। एक तो आर्थिक शोषण हुआ उनका अलग, दूसरा ये हुआ कि उनके खेत की उर्वरा शक्ति हमेशा के लिए नष्ट हो गई। और धीरे धीरे, अगर इसी ढंग से तिनकठिया प्रणाली जब लागू, यही तिनकठिया प्रणाली ध्यान रखेंगे, इसीलिए कहते हैं कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में जबरन, 20 कट्ठा अगर जमीन है किसी का, तो अंग्रेज का कहना था कि तुम 3 कट्ठा में नील बोना है तुम्हें। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो आप उम्मीद रखते हैं तिनकठिया प्रणाली समझ गए होंगे, इसी को कहते थे। तो इसी से मुक्ति के लिए गांधी जी आवाज उठाए थे, और ये सफल भी रहा था। इस प्रणाली को अंग्रेज यहाँ अंततः खत्म कर दिए थे। और यहाँ गांधी जी को बुलाने का काम जो आपका, गांधी जी बिहार में आए थे तिनकठिया नीलहे को जो समस्या है उसको सुलझाने के लिए। तो इन्हें बिहार के ही एक किसान राजकुमार शुक्ल द्वारा बुलाया गया। बिहार के एक किसान राजकुमार शुक्ल द्वारा बुलाया गया था। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अहमदाबाद, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो 1918 ईस्वी में गांधी जी द्वारा चलाया गया था। खेरा आंदोलन 1918 में ही चला था गांधी जी द्वारा। और दांडी मार्च, दांडी मार्च नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी द्वारा ही चलाया गया था। इसमें नमक कानून को फिनिश किया गया था। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा भारत के उत्तरी मैदानों में सबसे व्यापक रूप में पाई जाती है और फसलों की खेती के लिए उपजाऊ है? तो इसका जो उत्तर है वो है बी, जलोढ़ मिट्टी। भारत में जलोढ़ मिट्टी की प्रचुरता है, क्योंकि यहाँ बाढ़ भी अधिक आता है, और भारत में बहुत सारी नदियाँ भी हैं, और वो नदी अपने साथ बहुत सारे मिट्टी बहा के लाती है। बाढ़ बिहार बिहार और पूरे देश के लिए अभिशाप तो है ही, लेकिन वरदान भी है। वरदान इस संदर्भ में है कि जो अपने साथ वो मिट्टी बहा के लाती है, वो मिट्टी काफी उपजाऊ होती है, और इसमें फसल उत्पादन की दर इस मिट्टी से काफी बढ़ जाता है। उसके अलावा भी कई मिट्टी है, जैसे आप देखेंगे जलोढ़ मिट्टी इसका तो सही उत्तर है। और भी मिट्टी है, लाल और पीली मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में
अभी कुछ कुछ कमियां हैं जिसे मैं लगातार दूर करने का प्रयास करता रहूँगा। आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वीडियो की क्वालिटी मैं हर वीडियो में धीरे धीरे इम्प्रूव करते जाऊँगा। धन्यवाद।